नमस्कार। आज का हमारा विषय है शब्द विचार। शब्द विचार आरंभ करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने टफ टॉपिक नहीं लिए, हमने इजी टॉपिक लिए हैं। सबसे पहले हमने भाषा ली है, फिर वर्ण और शब्द, क्योंकि इंसान जानता है कि अगर इंसान ने किसी भी जगह पर जाना हो तो स्टेप बाय स्टेप, अगर छत पे भी जाना हो या कहीं पे चढ़ना हो ऊपर, तो एक कदम के बाद दूसरे कदम, तीसरा कदम और आगे बढ़ा जाता है और अपनी मंजिल तक इंसान पहुंच ही जाता है। उसी तरह से हमने भी यही सोचा है कि हम स्टार्टिंग से लेंगे और एंड तक जाएंगे। तो आज का हमारा विषय है शब्द विचार। अगर मैं शब्द को ही लेती हूँ तो इन वर्णों का समूह है ये। श जमा में अ, जमा में ब हलंत, फिर द के नीचे हलंत, जमा में अ, शब्द। और इसका अर्थ भी निकल कर आ रहा है कि कोई भी शब्द, वर्ड, और विचार को लेते हैं तो ये भी वर्णों का समूह है और इसका अर्थ निकलता है किसी भी तथ्य पर विचार करना कि क्या सही है क्या गलत है। तो शब्द का अर्थ भी निकल रहा है और विचार का अर्थ भी निकल रहा है और दोनों ही क्या है, वर्णों के समूह हैं। तो वर्णों के समूह ही क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाता है। इसे अन्य उदाहरण के द्वारा मैं यदि समझाना चाहती हूँ आपको, तो मैं समझा सकती हूँ कि आप एक शब्द लीजिए बेर, तो ब के नीचे हलंत, ठीक है, वर्ण विच्छेद करने जा रहे हैं हम इसका, वो जमा में ए, ठीक है, र के नीचे हलंत, जमा में अ। तो ये वर्णों का समूह हो गया। ये सारा क्या है, वर्णों का समूह। और शब्द क्या बनता है, बे, ठीक है ना। ये वर्णों का समूह है और इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि खाने वाला फल, बेर। ये शब्द बेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगर मैं एक और अन्य उदाहरण लेती हूँ, क्या लिया है मैंने उदाहरण, अगला एक उदाहरण लिया है र के नीचे हलंत, जमा में ए, ब के नीचे हलंत, जमा में अ। और ये वर्णों का समूह तो है लेकिन इसका शब्द बन रहा है रे, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। तो ये क्या है, निरर्थक है। ये ध्वनियों का समूह तो है लेकिन निरर्थक है, इसीलिए ये शब्द नहीं कहलाएगा। अतः हमें शब्द की परिभाषा देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी दो बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि शब्द क्या है, भाषा की स्वतंत्र इकाई है। स्वतंत्र रूप में शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर मम्मी आपको खाना खाने के लिए कहते हैं तो आप एक शब्द ही बोल देते हैं, हाँ जी। मम्मी पूछेगी खाना खाना चाहते हो, आप कहेंगे हाँ जी। क्या तुमने आज जल्दी स्कूल जाना है, नहीं। तो नहीं से भी आपका मम्मी को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो शब्द कहीं क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और आप प्रयोग इनका कर सकते हैं। भाषा में स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मेज, कुर्सी। आपने दिल्ली कब जाना है, कल। तो आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आपने दिल्ली जाना है कल। तो शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट याद रखना होगा आपको, शब्द भाषा की सार्थक इकाई है, यानी कि अर्थ से युक्त है। अर्थात केवल अर्थवान या सार्थक इकाइयाँ ही शब्द कहलाती है। जो अर्थ देती हैं वही इकाइयाँ ही शब्द कहलाती हैं। सबसे पहला, स्वतंत्र रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा कि ये जो इकाई है वो अर्थ देने वाली होनी चाहिए, यानी उसमें अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए। तो परिभाषा क्या बनेगी, वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को, यानी वर्णों का समूह होगा, ठीक है, और जो क्या होगा, सार्थक होगा, उसे क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। तो शब्द का आपको परिभाषा भी समझ आओगे, वर्णों का सार्थक, अर्थ देने वाला, और ध्वनियों का समूह क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। तो आगे है हमारा शब्दों के भेद, प्रभेद, ठीक है ना। शब्दों के भेद करते हैं, उसके बाद उन्हें आगे किन भागों में बांटा जाता है, प्रभेद, वो भी हम देखेंगे। आपको पता होगा हर भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है। आप किसी भी अंग्रेज़ी भाषा को लेंगे तो आप कह नहीं सकते कि इतने लगभग इतने शब्द हैं। अरबी को लेंगे तो कहेंगे इतने लगभग शब्द हैं। तो यानी कि हर एक, हमारी हिंदी है, हिंदी भाषा को ले तो इसमें शब्दों की संख्या असीमित है, कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि इन शब्दों को अलग अलग आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया। इसी कारण असीमित है, तो निम्न आधारों पर हमें इन्हें वर्गों में बांटा है। अगर आपको दिया जाए, आपसे लिया जाता है कि बात होती है कंपटीशन करवाना है, एक फैमिली मेंबर है और दूसरी फैमिली मेंबर, 3 फैमिली मेंबर इकट्ठे होकर कंपटीशन कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि इसमें सॉन्ग अच्छी कौन गाता है, उनको एक ग्रुप में डाल दो। इसमें से एक्टिंग अच्छी कौन करता है, उसे अलग ग्रुप में डाल दो। इसमें से डांस अच्छा कौन करता है, उसे अलग ग्रुप में डाल दो। तो अलग अलग वर्ग बना दिए जाते हैं उनके। उसी तरह से हमने भी शब्दों को अलग आधार पर अनेक वर्गों में बांट दिया है।
तो शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है वो आगे हम देखते हैं। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। ठीक है। दूसरा आधार उन्हें बांटने का है रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा कौन सा है? रचना या बनावट। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। जैसे एक घर में बच्चा होता है उसका नाम रख दिया जाता है, माँ उसे किसी और नाम से बुलाया जाता है, स्कूल में किसी और नाम से, दादा दादी प्यार से किसी और नाम से बुलाते हैं। तो उसी तरह से हमारा उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर हम उसे अनेक वर्गों में, यानी कि एक ही उत्पत्ति के आधार पर और नाम दिए गए हैं, स्रोत, इतिहास। रचना या बनावट के आधार पर, रचना भी वही है और बनावट, ठीक है, प्रयोग के, इस्तेमाल के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। अगला है अर्थ के आधार पर। तो हम शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना कैसे हुई है उस आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और पांचवा अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करना जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे? शब्दों के स्रोतगत वर्गीकरण जानने से पहले स्रोत शब्द का तात्पर्य समझ लेना चाहिए। क्या मतलब है इसका? उत्पत्ति क्या मतलब है इसका? तो अगर मैं एक उदाहरण पूछती हूँ आपसे पूछा जाए गंगा नदी का स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे यानी कि मतलब क्या मैम क्या कहना चाहते हैं? मैं कहूँगी गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ हुई है, कहाँ से हुई है, किस स्थान से निकलती है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस स्थान से निकलती है। तो आप कहेंगे मैम गंगा नदी निकलती है या स्रोत है गंगा नदी का गंगोत्री, ठीक है ना, गंगोत्री इसका उत्तर होगा। ऐसे ही भाषा में यही बात लगभग शब्दों के साथ है कि शब्दों का मूल रूप क्या है, किस किस से उत्पन्न हुए हैं ये शब्द, तो कहाँ से विकसित हुए हैं, या ये किसी भाषा से सीधे आ गए हैं, किसी भी भाषा से सीधे आ गए हैं या कैसे उत्पन्न हुए हैं, ये हमने जानना है इस उत्पत्ति के आधार पर टॉपिक में। तो उत्पत्ति के आधार पर हम इसे 5 वर्गों में बांटते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज या अन्य नाम जिसका है आगत शब्द या संकर शब्द। ठीक है। तो आपका संकर शब्द है, तो सबसे पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् जमा में सम, तत् जमा में सम, जिसका अर्थ है उसके समान। तत् मने उसके, सम मने समान। अब किसके समान? संस्कृत के समान। किसके? संस्कृत के समान। अगर आप शब्द की परिभाषा दें तो ये 2 शब्दों से क्या मिलकर बना है, कौन कौन से? तत् अर्थ निकल रहा है उसके, सम मने समान, तो किसके समान? संस्कृत के समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं, ठीक है, कुछ कहाँ से उत्पन्न हो गए? संस्कृत से, संस्कृत से सीधे आए हैं। आज भी हम ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं और संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। उन्हें क्या कहा जाएगा? तत्सम शब्द, ठीक है, जो संस्कृत के समान ही हैं, संस्कृत से ही आए हैं और सीधे ही प्रयुक्त कर रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं कर रहा, ठीक है। जैसे हैं दुग्ध, नयन, ठीक है, और क्या कहेंगे हम? केश, अग्नि, रवि, गगन, ये शब्द हैं। और अन्य कोई शब्द लेना चाहिए तो हम कह सकते हैं भिक्षा, भ्रमर, वानर, हस्त, अनेक शब्द होंगे ये। तो तत्सम शब्द में क्या आता? वो संस्कृत के मूल रूप से ही ऐसे ही प्रयोग हो गए थे, जैसे दुग्ध। तो अगर हम तद्भव रूप ले तो इसका अर्थ बनेगा दूध। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न। तद मने उससे, भव मने उत्पन्न, ठीक है ना, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न, जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं। आपको पता होगा कि हमारी हिंदी पहले वैदिक संस्कृत प्रयोग होती थी, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश। हिंदी को हमारे यहाँ तक पहुँचने में अनेक सोपानों से गुजरना पड़ा है, ठीक है, कि कौन कौन से सोपान थे? वैदिक संस्कृत, ठीक है, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। इनसे गुजरकर हमारे हिंदी में पिछड़कर बन रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें संस्कृत से रूपांतरित करके हिंदी में प्रयुक्त हो जाने लगे हैं, जैसे दुग्ध, दूध, ठीक है। आपका है अगला है आँख, बाल, सूरज, आग, आकाश। अग्नि का क्या अर्थ निकलता है? आग, ठीक है ना। आप देखना चाहें तो आप कहते हैं भिक्षा, भीख,
तो अनेक अर्थ निकलेंगे। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित होकर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आप ग्राम लेती हो तो उसका अर्थ निकलेगा गांव, ठीक है। दूध का क्या अर्थ निकलेगा, दूध। तो ये क्या हो गया। अगर आप लेंगे रवि का अर्थ क्या निकलेगा, सूरज। अग्नि का अर्थ क्या निकलेगा, आग। तो क्या होंगे, ये संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में प्रयुक्त होंगे। देशज शब्द क्या होते हैं, जो शब्द संस्कृत, हिंदी या किसी भाषा के ना हो, जो संस्कृत के नहीं होंगे, हिंदी के नहीं होंगे, बल्कि भारत की विभिन्न जनजातियों या ग्रामीण क्षेत्रों से की बोलियों से लिए गए होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे आप लेने जाते हैं तो आप कहते हैं कि सकोरा दे दो, तो अगर आप जाएंगे तो सकोरा किसका शब्द है, ये ग्रामीण क्षेत्र का शब्द है, जिसका अर्थ निकलता है मिट्टी का छोटा कटोरा, ठीक है ना, मिट्टी का छोटा कटोरा। आप लेते हैं छोला, कई लोग बोलते हैं छोला, जिसका अर्थ क्या निकलता है, चना। आप गांव में बोलते एक शब्द बोलते हैं टंच, टंच हो गया बहुत, ये काम तो टंच हो गया। टंच का अर्थ क्या निकलता है, जो हर प्रकार से ठीक हो या तैयार हो, इसका अर्थ निकलता है, ठीक है। ये जो शब्द मैं ले रही हूँ, टंच ले रही हूँ, छोला ले रही हूँ, ठीक है, और सकोरा ले रही हूँ, ये क्या शब्द हैं, ये देशज शब्द हैं। अगर हम शब्द ए को लेते हैं ठूंठ, ठूंठ बन गया ये वृक्ष। तो ठूंठ का अर्थ क्या होता है, शाखाओं और पत्तियों से रहित, जिसकी ना तो शाखाएं हैं ना ही पत्तियां हैं, बल्कि तना मात्र वृक्ष है, उसे क्या कहा जाएगा, ठूंठ। तो हमारी हिंदी में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला हम लेते हैं ढोर की तरह कर रहे हो तुम, तो काम ढोर की तरह कर रहे हो। तो ढोर का क्या अर्थ निकलता है, गाय भैंस आदि पालतू पशु। गाय भैंस आदि पालतू पशु, उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ढोर। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो हमारे कहाँ से लिए गए हैं, हमारे देशज शब्द से। आप बोलते जूता, जूता दे दो, तो ये जूता भी हमारा ग्रामीण शब्द है। लोटा, ठीक है, लोटा भी हमारा ग्रामीण यानी कि देशज शब्द है। रांगा, आप बजाते हैं, कई बार बच्चे देखेंगे भोंपू बजाते हुए चलते हैं, भोंपू, जो तेज तेज आवाज़ देते हैं, और रिक्शा वाले भी आगे लगा देते हैं, हॉर्न होता है उनका, भोंपू भोंपू के आवाज़ आते हैं, वो भोंपू जो है वो भी आपका देशज शब्द है। बुआ है, वो भी आपका देशज शब्द है। बाजरा है, ठीक है, बाप है, ये भी सारे देशज शब्द और हमारे हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो देशज शब्द क्या होते हैं, जो कहाँ से लिए जाते हैं, जनजातियों या ग्रामीण क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो कुछ शब्दों के मैंने उदाहरण भी दिए हैं यहाँ पर। अगला हमारा है जो विदेशज या आगत शब्द। विदेशज मने नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा शब्द से, विदेशज जो विदेश से, आगत मने आए हैं, जो विदेश से आए हैं और हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने लगे हैं, ठीक है, जो ना संस्कृत के हैं ना हिंदी के हैं, बल्कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, तुर्की, जापानी, ठीक है, अनेक भाषाओं से हिंदी में ग्रहण किए गए हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। समझ आ गई होगी आपको, जो हमारी ना तो संस्कृत के हैं ना हिंदी के, बल्कि विदेश की भाषाओं के हैं, भाषा से ग्रहण किए गए हैं, हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, अंग्रेज़ी का लेना चाहूँ तो अंग्रेज़ी में आइसक्रीम खाते हैं आप शौक से, आइसक्रीम, ये जो शब्द है ये अंग्रेज़ी का है। कॉलेज, ये किसका है, अंग्रेज़ी का। इंजीनियर किसका है, अंग्रेज़ी का। कंपनी, अंग्रेज़ी का। चॉकलेट, सॉरी आ लगाना भूल गए हैं, चॉकलेट ये किसका है, अंग्रेज़ी का। डायरी, अंग्रेज़ी का, ठीक है ना। आप कहते हैं कूपन निकल आया मेरा, तो ये भी अंग्रेज़ी का शब्द है। कोट है ये मेरा, ये भी अंग्रेज़ी का शब्द है। टाई है, ये भी अंग्रेज़ी का शब्द है। जेल, नर्स, पंप, पाउडर, पार्सल, ये सारे, पिक्चर देखने चले, ये भी अंग्रेजी के ही शब्द हैं। लेकिन मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, तो मैंने आने उदाहरण आपको बता दिया कि आप यूज़ क्या करते हैं, कूपन यूज़ करते हैं, कोट यूज़ करते हैं, जैसे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। यूज़ शब्द भी आपका किसका, अंग्रेज़ी का है। निब, नर्स, पाइप, पाउडर, पार्सल, ये सारे अंग्रेजी के शब्द हैं। आगे है अरबी से, जो अरबी भाषा से आए हैं। अरबी भाषा से हमने लिया है अखबार, अखबार शब्द लिया है, ठीक है। ये अगर प्रयोग करते हैं कि अखबार आ गई आज की, तो ये कहाँ का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। ये तो बड़े अमीर हैं। जो अमीर शब्द है हमारा, ये किसका है, अरबी भाषा का है। आईना ला दो, तो ये किस भाषा का शब्द है, अरबी का है। इस्तीफ़ा दे दिया उसने अपनी किससे, नौकरी से, तो ये भी किस भाषा का शब्द है, इस्तीफ़ा दे दिया उसने अपनी उससे नौकरी से, तो ये कहाँ का शब्द है, अरबी का। कागज है,
तो कागज़ कहाँ का शब्द है? अरबी का। गरीब है तो ये कहाँ का शब्द है? अरबी भाषा का। मैं औरत लेती हूँ, औलाद लेती हूँ, ठीक है ना, गरीब लेती हूँ, हमने काम गलत कर दिया, ये भी अरबी भाषा का ही शब्द है। तो अनेक हमारे जो शब्द हैं वो विदेश की भाषाओं से लिए गए हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं वो अरबी भाषा से लिए गए। आगे है फारसी से। तो मेन आपके शब्द लिए हैं। अंगूर बड़े खट्टे हैं, तो ये अंगूर शब्द कहाँ का है? कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी का। अचार खाते हैं आप कहते हैं अचार अच्छा बना है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। चाय में अदरक डाल दो, अदरक किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। आमदनी अच्छी हो गई आज, ये फारसी भाषा का। मैं तो कामयाब हो गया, फारसी भाषा का। इस कारीगर ने बहुत अच्छा काम किया है, ये फारसी भाषा का शब्द है। और अगर लगाना चाहिए ज़मीन है, जादू है, दुकान है, दूरबीन है, दोस्त, ये सारे फारसी भाषा के हैं। तो आपको ये अरबी फारसी भाषा के बारे में तो समझ आ गया कि कौन कौन से शब्द हैं, लेकिन आपको कई बार छांटने दे दी जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा अरबी भाषा और फारसी भाषाओं में कैसे पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेंगे अरबी फारसी भाषाओं के। तो आपको याद रखना ही है कि इन वर्णों से, जो मैं वर्ण दे रही हूँ, इनसे कोई भी अरबी फारसी भाषा का शब्द आरंभ नहीं होगा। तो आपके दिए गए ग, छ, झ, ट, ठ, ढ, ढ, थ, ध, भ, य, श, ण, न, री, ठीक है, अक्षत्री, त्र, य, श्र। ये जो आपके वर्ण दिए गए हैं, इनसे कोई भी अरबी फारसी भाषाओं का शब्द आरंभ नहीं होगा। मेन पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प वर्ण से अरबी भाषा को कोई भी शब्द नहीं आरंभ होता। आप निकाल के देख लीजिए, नफ़रत है, नक्शा है, नकल है, नकद है, फतवा है, बकाया है, बगावत है, बदन है, रस्म है, रकम है, रईस है, लजीज है, जितने भी शब्द होंगे वो अन्य वर्णों से आरंभ तो हो जाएंगे, लेकिन प वर्ण से अरबी भाषा का कोई भी शब्द आरंभ नहीं होगा। ठीक है, आगे है अरबी फारसी भाषाओं में नुक्ता वाला फ यूज़ होगा, फ खाली नहीं। ठीक है, ज यूज़ होगा, ज नहीं यूज़ होगा, यानी नुक्ता लगा होगा। ठीक है, आप अरबी फारसी भाषाओं में फ नुक्ते वाला यूज़ होगा, बिना नुक्ते के फ दोनों में नहीं यूज़ होगा। और लेकिन अरबी फारसी भाषाओं में ज और ज ये दोनों इस्तेमाल किए जाएंगे। समझ आ गए होंगे, ध्यान रख सकते हैं। अरबी फारसी भाषाओं को कैसे जाना जाए वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम चीनी भाषा के कुछ शब्द लेना चाहेंगे। तो हमारी चीनी भाषा के कुछ शब्द हैं चाय, चीनी, लीची, सिंदूर। तो हमने लिया है चीनी में, आप कहते हैं चीनी भाषा का शब्द है, आप कहते हैं ना चीनी डाल दो, ठीक है ना, चाय ला दो। लीची बहुत टेस्टी है, सिंदूर है, ये चीनी भाषा के शब्द है। तुर्की से कहते हैं कालीन बड़ा सुंदर है। और आप एक देखते हैं ना, आका आ गया यानी मालिक, कालीन बड़ा सुंदर है। उर्दू जो आपका शब्द है वो भी तुर्की भाषा का है। चम्मच इस्तेमाल करते हैं आप शब्द, वो भी तुर्की भाषा का है। चाकू इस्तेमाल करते हैं शब्द, वो भी तुर्की भाषा का है। ठीक है ना। और मुसलमानों में इस्तेमाल एक शब्द करते हैं बेगम, आप क्या कर रही हैं, तो ये बेगम शब्द भी तुर्की भाषा का ही है। ठीक है, तुर्की भाषा के हमने लिए बेगम। ठीक है ना। आपने देखा कि चुगली करती हो तुम तो बहुत, वो भी हमारी तुर्की भाषा का है। ठीक है ना। आपने तोप देखा होगा, वो भी तुर्की भाषा का शब्द है। बीवी शब्द है जो, वो भी हमारा तुर्की भाषा का है। लाश, जो लाश इस्तेमाल करते हैं शब्द, वो भी तुर्की भाषा का शब्द है। अगला जो हमारा है, अगला जो भेद है संकर शब्द, उपभेद कह सकते हैं जिसे हमें प्रभेद भी कह सकते हैं। ठीक है, उपभेद में या प्रभेद दोनों एक होते हैं। संकर शब्द क्या होते हैं, जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। जैसे सबसे पहले लीजिए हिंदी अंग्रेज़ी का। आपको जो पहला शब्द होगा वो हिंदी का होगा और जो दूसरा होगा वो अंग्रेज़ी का होगा। पहला है माल गोदाम, तो माल है हिंदी का, गोदाम है अंग्रेज़ी का। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का, चार्ज अंग्रेज़ी का। कपड़ा मिल, कपड़ा आपका हिंदी का और अंग्रेज़ी का मिल। तो आपके जो जैसे मेरे सीक्वेंस में दे रखे हैं वैसे ही आपके ये शब्द हैं। तो हिंदी बाद में अंग्रेज़ी। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर उदाहरण दे दिए हैं जिनसे आप समझ जाएंगे। हिंदी और संस्कृत का मैं लेना चाहूँ तो हिंदी का है कपड़ा, उद्योग है संस्कृत का।
मांग है हिंदी का, पत्र है संस्कृत का, पूंजी है हिंदी का, पति है संस्कृत का, अठ है हिंदी का और मासा मने संस्कृत का। तो इसका मतलब बनता है 8 मासों का यानी 8 महीनों का समूह। तो अंग्रेजी और संस्कृत के कुछ जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। संकृत हो गए, दो भाषाओं से मिलकर बन गए। तो मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो अंग्रेजी और संस्कृत के एग्जाम्पल लेना चाहें तो अंग्रेजी का है रेडियो, तरंग है संस्कृत का। जेल, जेल है आपका अंग्रेजी का, यात्रा है संस्कृत का। रेल, रेल है अंग्रेजी का, यात्रा है संस्कृत का। रेल यात्री भी ऐसे ही है, रेल मार्ग भी ऐसे है, रेल मंत्री भी ऐसे है, रेल मंडल भी ऐसे है, रेल विभाग भी ऐसे हैं। जो पहला शब्द है वो अंग्रेजी का और दूसरा संस्कृत का है। तो हिंदी फारसी के भी लेना चाहे तो हम ले सकते हैं परकटे। तो आपका हिंदी का प्र और फारसी का कटे। आपका हिंदी का बे, तुका है फारसी का, बे हिंदी का, जोड़ है फारसी का, बे हिंदी का, डोल है फारसी का। तो अंग्रेज़ी हिंदी के एग्जाम्पल लेना चाहिए तो टिकट, तो ये आपका अंग्रेज़ी का और हिंदी का घर। रेल है अंग्रेज़ी का, गाड़ी है हिंदी का। सिनेमा है अंग्रेज़ी का और घर है हिंदी का। तो उदाहरण हमने कुछ लिए हैं जिनसे आपको समझ आ जाए आसानी से। तो संस्कृत और अरबी के भी कुछ शब्द हैं जैसे सजिल, संस्कृत का स और जिल्द अरबी का। तो अरबी फारसी के भी लेना चाहे तो अरबी का है रिश्वत और खोर है फारसी का। दवा है अरबी का और फारसी है खाना, ठीक है। जेब है अरबी का और फारसी का है खर्च। ल है आपका अरबी का, परवाह है फारसी का। अकल है अरबी की और मंद है फारसी का। तो ये शब्द हमने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। तो हमने आपको बता दिए हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर 5 उपभेद किए हैं। उपभेदों को आगे हमने आपको क्लियर किया होगा। मैं आशा करती हूँ आपको समझ भी आसानी से समझ आधार पर शब्द के भेद, तो उसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं आज हम। तो रचना के आधार पर शब्द की परिभाषा बताते समय यह स्पष्ट किया गया था कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, यानी कि शब्द का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। आप कर सकते हैं कि दूध शब्द है, आपको पता चल जाएगा। आप कहते हैं कि मम्मी ने पूछा क्या खाना है या क्या पीना है, आपको पीना मम्मी ने बोला तो आपने कहा कि दूध, तो मम्मी समझ जाएगी कि आपको दूध पीना है, उससे स्पष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने अन्य उदाहरण लिए हैं कि सुंदर, सुंदरता, दूध, दूध वाला, ईमान, ईमानदार, घर तथा घर वाला। ये सभी किस में आते हैं? शब्द की कोटि में। ये वाक्य की कोटि में नहीं आते, ना ये पद की कोटि में आते हैं, ये आते हैं शब्द की कोटि में। जितने भी शब्द लिए गए हैं ये सारे शब्द की कोटि में आते हैं। तो हम क्या कहेंगे? ऐसी इकाइयों को हम शब्द कह रहे हैं जिनके ओर सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। तो यहाँ नीचे दिया गया है आपका दूध। इसके हम अगर टुकड़े करने चाहें तो अगर करेंगे तो वर्ण विच्छेद कर देंगे, लेकिन इसके टुकड़े यानी कि 2 भागों में नहीं बांट सकते हम इसे। अगर हम लेते हैं दू प्लस में ध, दू का कोई अर्थ नहीं निकलता, ध का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर मैं लेती हूँ ईमान के करती हूँ तो वर्ण विच्छेद कर सकती हूँ, लेकिन इसे 2 भागों में नहीं बांट सकती कि आप ये कहें ई प्लस में मान, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे आप घर में कोई सब्जी बनती है, यहाँ आपकी मम्मी कहती है कि चावल और दाल मिक्स करके बना दिया जाए तो वो खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, चावल को अलग भी बना सकते हैं और खिचड़ी को, इसका नाम दाल को, अलग बना सकते हैं। ऐसे ही हम अगर लेना चाहें तो ये क्या नीचे लिए हैं जैसे ईमानदार, दूध वाला, घर वाला, इनको 2 भागों में बांट सकते हैं हम। लेकिन ऊपर वाले जो हमने शब्द लिए हैं दूध, ईमान, घर, इनके वर्ण विच्छेद हो सकते हैं, लेकिन इन शब्दों के 2 टुकड़े नहीं हो सकते। अगर हो भी जाएंगे तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये शब्दों या शब्दांशों से बनकर बनी इकाइयाँ जैसे ईमानदार, दूध वाला, घर वाला, इसी कोटि में आते हैं जो 2 शब्दों के योग से बने हैं, ठीक है ना। आपका अगर आप लेना चाहें, अगर मैं लेती हूँ पाठशाला में एग्जाम्पल लेती हूँ, तो पाठ का मतलब क्या होता है? कोई भी लेसन। शाला का अर्थ होता है, मतलब क्या होता है? घर, जहाँ पे कोई पाठ या सीख पढ़ाई जाती है, जिस स्थान पर, वो पाठशाला कहलाती है। तो दोनों शब्दों के अर्थ भी अलग अलग निकल रहे हैं। तो ईमानदार, दूध वाला, घर वाला, तो इनके भी हम शब्द
दो शब्दों के योग से बने और इन दोनों के अर्थ भी निकल सकते हैं। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा जाए तो हमने ईमान प्लस में दान हमने प्रत्यय लगा दिया, दूध वाला या घर वाला, वाला भी आपका प्रत्यय। तो हमारे कई ऐसे शब्द हैं जो उपसर्गों के योग से, दो शब्दों के योग से या प्रत्ययों के योग से भी बनते हैं। तो ये किसके योग से बने हैं? प्रत्यय के। ईमान शब्द हो गया, दार प्रत्यय हो गया, दूध शब्द हो गया, वाला प्रत्यय हो गया, घर शब्द हो गया और वाला आपका प्रत्यय हो गया। तो दो शब्दों के योग से या शब्दांशों के योग से या किसके शब्द और उपसर्ग के योग से भी बन सकते हैं। अब प्रश्न हमारे मन में ये उठता है कि ये दोनों प्रकार के शब्द में यदि अंतर है कि क्या अंतर है, कैसे करें इनमें अंतर, कि दूध भी शब्द है, घर वाला भी शब्द है, दूध वाला भी शब्द है, अंतर कैसे किस प्रकार से करेंगे। तो हम इन शब्दों की रचना को ध्यान में रखकर इनका अंतर कर सकते हैं। इनका निर्माण कैसे किया गया है उसको आधार पर रखकर हम इनमें अंतर कर सकते हैं। तो देख लें, हम रचना की दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि सुंदर, दूध, घर मूल शब्द हैं, ये मेन शब्द हैं। तो आपके मैंने जैसे यहाँ ईमान, दूध, घर, तो ये क्या हो गए, ये मेन शब्द हो गए, ठीक है, जिसे हम मूल शब्द कहते हैं। और घर वाला, दूध वाला, ईमानदार, ये शब्दों, दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने हैं। किसके योग से बने हैं? उपसर्ग या प्रत्यय किसी के योग से बन सकते हैं। तो ये हमारे किसके योग से बने हैं? जब मैंने बताया आपको, घर शब्द हो गया, वाला प्रत्यय हो गया, दूध शब्द हो गया, वाला प्रत्यय हो गया, ठीक है ना, ईमान शब्द हो गया और दार आपका प्रत्यय हो गया, यानी कि शब्दांशों के योग से भी बन सकते हैं। लेकिन इनमें से घर वाला शब्द जो अगर हम लेते हैं, अगर मैं घर वाला शब्द लेती हूँ तो इसका एक रूढ़ अर्थ भी निकल जाता है। ये दो शब्दों के योग से तो बना है, लेकिन इसका रूढ़ अर्थ, रूढ़ मतलब जो बदला हुआ अर्थ है वो भी बन सकता है, वो अर्थ है पति, ठीक है, इसका क्या अर्थ बनेगा? पति। तो इसी आधार पर आज हम रचना की दृष्टि से हम शब्दों का वर्गीकरण करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला भेद है हमारा, ठीक है, उपभेद है, वो है रूढ़ या मूल शब्द, जिसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ या मूल। मूल मीन्स मेन, और रूढ़ का बदला हुआ अर्थ वो भी आपको डिफाइन हो जाएगा कि आप कहेंगे कि मेन लेकिन बदल गया, इसका मतलब क्या है वो अभी आपको जब मैं परिभाषा करने जाऊंगी तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। दूसरा आपका है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो हम रचना की दृष्टि से हम शब्दों को तीन प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। कितने वर्गों में? तीन। कौन सा? रूढ़, जिसे हम मूल शब्द कहेंगे, मेन। दूसरा यौगिक, जो दो शब्दों के योग से बनेंगे, कौन से? या शब्दांशों के योग से बनेंगे। तीसरा है योग प्लस में रूढ़। योग मतलब जुड़कर बनना, लेकिन रूढ़ मीन्स बदल जाना, अर्थ इनका बदल जाना। तो नाम से ही आपको यहाँ पर मैंने जो भेद बताए हैं उनके नेम से ही आपको डिफाइन क्लियर हो गया होगा कि रूढ़ क्या होते हैं, बदले हुए, मूल माने मेन, यौगिक दो शब्दों का योग या शब्द या शब्दांशों का योग, योग रूढ़, योग माने जमा दो के योग से बनना, लेकिन रूढ़ अर्थ बदल जाना, अर्थ क्या हो जाएगा? इसका बदल जाएगा, ठीक है। तो आप रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या है? मूल शब्दों के मूल रूप होते हैं, ये मूल शब्द कहा जाता है इनको, ये या शब्दों के मूल रूप होते हैं। मैं एग्जाम्पल से ही हमेशा क्लियर करना चाहती हूँ, तो मैं एग्जाम्पल ही ले रही हूँ। जैसे आप करते हैं पढ़ता, लेकिन मूल शब्द क्या है? पढ़। आप लेते हैं खाता, तो खा मूल शब्द है, जिसे मूल रूप कहा जाएगा। इनके अन्य सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। इनको अगला अलग हम अगर टुकड़ों में बांटना चाहते हैं तो ये टुकड़ों में बट नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं पढ़ लेती हूँ तो पो जमा में उड़ो, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इनके खंडों में विभक्त नहीं कर सकते। अगर मैं खा ले रही हूँ तो ख जमा में आ हो गया, ये वर्ण विच्छेद हो गया, लेकिन इसके ख का ख आ तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर मैं लिखती हूँ लिख, मूल शब्द है, लिखता है तो लिया शब्द, और इसका अगर मैं करती हूँ तो मूल शब्द क्या हमारा? लिख। अगर मैं लेती हूँ ली प्लस ख, वर्ण विच्छेद हो जाएगा, लेकिन ली का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, न ख का खाली का। तो इसी अन्य एग्जाम्पल लिए गए हैं, जो वो है सुंदर, मकान, घर, ठीक है। इनके और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि अन्य अर्थ क्या निकलेगा?
कि इन्हें अन्य खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रत्येक मूल शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। जितने भी हमने लिए हैं मूल शब्द हैं ये, इनका एक निश्चित अर्थ होता है जो मुख्यार्थ या मूल अर्थ के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक मूल शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। तो मैंने जैसे आपका स्टार्टिंग में लिया है पढ़ता, तो मूल शब्द क्या है? पढ़। तो एक निश्चित अर्थ निकल रहा है क्या? कि रीड करो, पढ़ो। ठीक है ना, तो उसे क्या कहा जाएगा? मुख्यार्थ या मूल अर्थ कहा जाएगा। कभी कभी इन मूल शब्दों के प्रयोग अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होने लगता है। कभी कभी क्या होता है? इन मूल शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए भी किया जाता है, तो इनका अर्थ बदल जाता है। इन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ कहा जाएगा, रूढ़ शब्द। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करती हूँ, आगे आप कहेंगे कि कैसे, व्यक्तियों के लिए कैसे बदल जाएगा? इसका अर्थ रूढ़ का परिवर्तन होता है। तो एग्जाम्पल देखिए, आप यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, मूल शब्द हमारा है गधा। हम इसे टुकड़ों में विभाजित, खंडों में विभाजित नहीं कर सकते। ग धा कोई अर्थ नहीं है, ग का कोई अर्थ नहीं है, ध का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है? गधा मतलब का, गधा किसका प्रतीक होता है? सिंबल किसको होता है? एक जानवर का। अर्थ है एक जानवर। गधा का मतलब क्या है? एक जानवर। गधा जा रहा है तो आप समझ जाएंगे हाँ ये जानवर जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका अगर हम मूल अर्थ क्या हो गया इसका? जानवर। लेकिन अगर हम इसका रूढ़ अर्थ लें तो इसे कहा जाता है मूर्ख। कई बार आपने देखा होगा क्लास टीचर समझाता है क्लास में, और कई बार बच्चा नहीं समझता। एक बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब नहीं समझता, या घर में भी ऐसा होता है समझाने की कोशिश किया जाए लेकिन बार बार नहीं समझता, तो कहा जाता है तो नीरा गधा है। अब वो 4 पैर नहीं लग जाएंगे उसको, उसके कान बड़े नहीं हो जाएंगे। ठीक है, उसका मतलब क्या? प्रतीक किसका होगा? वो मूर्ख का प्रतीक होगा। ठीक है ना, आप कहते हैं, कई बार कह देते हैं उल्लू है तो नीरा। उल्लू का क्या मतलब होता है? एक अर्थ होता है पक्षी। उल्लू का क्या अर्थ होता है? पक्षी। उल्लू का अर्थ है पक्षी, लेकिन अगर हम इसका लेंगे रूढ़ अर्थ तो इसका मतलब भी है मूर्ख। ठीक है ना, इसका रूढ़ अर्थ क्या निकलेगा? मूर्ख। कई बार क्लास में फिर मैं वही कहती हूँ कि कहा जाए उल्लू है, तुझे समझ नहीं आएगा, तू तो समझने की कोशिश कर ले लेकिन तुझे समझ नहीं आना क्योंकि तू तो उल्लू है। इसका मतलब क्या होगा? कि तुम तो मूर्ख हो। आपने देखा भी होगा कई बार माँ अपनी बेटी की तारीफ़ करने लगती है तो कहती है मेरी, कोई आ जाए समझाने की कोशिश करेगी तो उसे कहती है कि मेरी बेटी तो बिल्कुल गाय है। तो गाय का मतलब ये नहीं है कि घास खाती है वो, या उसके 4 पैर हैं। मतलब क्या है? गाय प्रतीक मानी जाती है सीधी सादी। ठीक है ना, तो इसका रूट, गाय एक जानवर है। गाय का अर्थ क्या होता है? एक जानवर। ठीक है, मूल शब्द है गाय, और आपका इसका अर्थ क्या होगा? एक जानवर, लेकिन इसे प्रतीक, रूढ़, बदला हुआ अर्थ इसका क्या निकलेगा? सीधी साधी। ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। तो मूल शब्द क्या होते हैं? जिनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, और जिनके टुकड़े कर दिए तब भी अर्थ कोई भी नहीं निकलता। नेक्स्ट हमारा है यौगिक शब्द। तो यौगिक क्या होता है? योग से बनते हैं, जुड़कर बनते हैं। जो शब्द 2 रूढ़ शब्दों के योग से या शब्दों के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बने, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। पीछे स्टार्टिंग में मैंने आपको लिया था कि घर वाला लिया था मैंने शब्द, कि मैंने कहा था कि घर आपका मूल शब्द है, वाला प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर आ ही गया है कि प्रत्यय के योग से बनते हैं या उपसर्ग के योग से बनते हैं। जैसे उपसर्ग का एग्जाम्पल मैं शुरू से ही ले लूँ तो आपको मैं समझा सकती हूँ कि असत्य, अ उपसर्ग है आपका, और सत्य क्या है? आपका शब्द है, मूल शब्द है। तो ये उपसर्ग के योग से बन गया, तो आपका क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द। तो आप कहेंगे जो शब्द 2 रूढ़ शब्दों के योग से बने हों या शब्दों के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के योग से बने हों, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, शब्द प्लस शब्द, 2 शब्दों का एग्जाम्पल ले रही हूँ। जैसे पाठ प्लस में शाला, तो आपका पाठ का मैंने आपको पीछे लिया था लेसन। ठीक है, शाला का अर्थ था मकान या एक विशेष स्थान जहाँ पर पाठ पढ़ाया जाता है, उसे पाठशाला कहा जाता है। देश प्लस में भक्ति, तो देश का अपना देश।
ठीक है। भक्ति मतलब होता है उसके प्रति अथाह प्रेम। तो ये क्या बन जाएगा, ये भी शब्द हो गया, दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। देश का अर्थ भी हो गया, जहाँ हमने जन्म लिया, पले बढ़े, ठीक है, हम कामयाब हुए, हमने अपना घर बसाया, तो वो देश, ठीक है। और भक्ति माने हम उनसे प्रेम करते हैं। भक्ति का अर्थ हो गया अथाह, अपने देश के लिए हम जान देने के लिए भी तत्पर हो जाए अगर कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा व्यक्ति, देश भक्त कहलाएगा। और हमारी जो भावना होगी वो देशभक्ति कहलाएगी। तो देश शब्द का भी अर्थ है और भक्ति शब्द का भी अर्थ है, पाठ का भी अर्थ है और शाला का भी अर्थ है। लेकिन आपका शब्द क्या बन गया, पाठ प्लस शाला में पाठशाला, देश प्लस में भक्ति देशभक्ति। आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं हिमालय। हिम का क्या अर्थ होता है, हिम भी शब्द है और आले भी शब्द है। हिम का अर्थ है बर्फ, आले माने घर। तो जो बर्फ़ का घर होगा जहाँ पे पूरी की पूरी बर्फ़ होगी वो हिमालय शब्द निकल आएगा। तो दो शब्दों के योग से बना है ये। आगे एग्जाम्पल लें तो हमने लेना है मूल शब्द प्लस में प्रत्यय, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो प्रत्यय के योग से बनते हैं, जैसे सुंदर प्लस में ता क्या है आपका, प्रत्यय है, तो शब्द क्या बनेगा, सुंदरता। ईमान शब्द हो गया और दार क्या लग गया, प्रत्यय, और शब्द क्या बन गया, ईमानदार। पीछे में हमने लिया था दूध वाला, दूध शब्द था, वाला प्रत्यय था, तो दूध वाला बन गया था, ठीक है। अगला हमारा है उपसर्ग और मूल शब्द के योग से बनते हैं। कई बार मैंने उपसर्ग का इस्तेमाल किया है एक शब्द को बनाने के लिए। तो जैसे हम लेते हैं उप क्या है, उपसर्ग, और हार क्या है हमारा शब्द, और क्या है उपसर्ग, और न्याय क्या है, क्या कहलाएगा, न्याय शब्द। मूल शब्द हमारा कौन सा है, न्याय, साथ में जुड़ गया है उपसर्ग, तो ये क्या बन गया, और शब्द क्या बन गया, अन्याय, ठीक है। और इसमें उपहार शब्द बन गया। तो अगर हम लेना चाहें असत्य ले सकते हैं, अज्ञान ले सकते हैं, अवगुण ले सकते हैं। अब क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया, और गुण क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। तो और एक शब्द क्या बन गया इसका, अवगुण। तो कुछ शब्द हमारे दो शब्दों के योग से बनते हैं, कुछ शब्द हमारे प्रत्यय के योग से बनते हैं, तथा कुछ शब्द हमारे उपसर्ग के योग से बनते हैं। वे सभी क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक माने जुड़कर बनने वाले। तो अगला हमारा जो है रचना के आधार पर भेद का तीसरा पार्ट, योग रूढ़ शब्द। योग माने जमा, रूढ़ माने बदल जाना, अर्थ बदल जाना, ठीक है। लेकिन दो शब्दों के योग से बनेंगे, अर्थ उनका बदल जाएगा, ठीक है। अर्थ किसके लिए प्रयोग होगा, दो शब्दों के योग से तो बनेंगे, लेकिन तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो योग रूढ़ का एग्जाम्पल हम लेना चाहें, महाजमा में वीर, तो क्या बनेगा, महावीर, और इसका अर्थ क्या निकलता है, हनुमान। नील जमा में कंठ, नील मतलब नीला, कंठ मने गला, तो यानी कि दोनों के अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है ना। नील का अर्थ है नीला, कंठ का अर्थ है गला, लेकिन हम नीला गला, नीला है गला जिसका, किसके लिए अर्थ हो गए रूढ़, शिव भगवान के लिए। अगर मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ, लंबोदर, लंबा मने लंबा, उदर मने पेट, तो किसके लिए आया, लंबा है उदर जिसका, किसके लिए, लंबोदर किसे कहा जाता है, लंबा किसका है उदर, गणेश का। तो ये तीसरा अर्थ आ गया, ठीक है ना, तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो गया, तो वो योग रूढ़ हो गया। नेक्स्ट हमने करना है जो वो प्रयोग के आधार पर शब्द। तो प्रयोग के आधार पर शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सामान्य शब्द, दूसरा है पूर्ण परिभाषिक या तकनीकी शब्द, तकनीकी शब्द। तो सामान्य शब्द को मैं डिफाइन करती हूँ यहाँ पर, सामान्य जनजीवन तथा उससे जुड़े क्रिया व्यापारों, जैसे हम रहने के लिए, सहन करने के लिए, ठीक है, रहन सहन हो जाएगा, खान पान के लिए, घूमने फिरने के लिए, लेन देन के लिए, विभिन्न शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं के लिए, ठीक है, मानसिक चेष्टाओं के लिए, घर में रहकर, परिवार में रहकर, समाज में रहकर, राष्ट्र में रहकर, हम जितने भी सामान्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, हर रोज़ करते हैं,
ठीक है। भाषा भाषी द्वारा जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सभी इसी कोटि में आते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम रहन सहन के लिए, ठीक है, खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, लेने के लिए, देने के लिए, ठीक है, शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं होती हैं। शारीरिक चेष्टाओं में क्या, थक गया, तो थक से आपका समझ आएगा शारीरिक चेष्टा, तो वो आपका हम जनजीवन में, आम जनजीवन में हर रोज़ प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। मानसिक के लिए क्या कहेंगे कि दिल कर रहा है रसगुल्ला मिल जाए, तो ये मन की चेष्टा है, मन की इच्छा है। तो ये आप ऑफिस में जाकर ये नहीं कहेंगे कि फ़ाइल सबमिट करवानी है तो आप ये कहेंगे रसगुल्ला, नहीं ना। तो ये आपके दिन प्रतिदिन में, घर में रहकर, परिवार में रहकर, समाज में रहकर, हम कहते हैं, समाज में कहते हैं ठीक है आप, हाँ मैं ठीक हूँ, फाइन हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, तो ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। घूमने फिरने के लिए, घूमने चलें, सैर पर चलें, तो ये आपका सामान्य शब्द है जो हम दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, तो इसी के अंतर्गत ये सभी शब्द आते हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में इनका प्रयोग अवश्य या जरूर करता है। जैसे रोटी, ठीक है ना, ये सामान्य शब्द है। चावल, धीरे, तेज, चलना, सोना, अच्छा, खाना, पीना, मत, नहीं, ये सारे सामान्य शब्द हैं, ठीक है ना। तो अगला है हमारा पूर्ण पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, किसी विशेष से संबंधित होते हैं, किसी विशेष विषय से संबंधित होते हैं। जैसे हम शब्द लेते हैं कानून, अगर हम बच्चे को समझाना चाहें कि कानून ये कहता है, तो कहता है ये कानून क्या होता है। आपसे बैंक शब्द लेते हैं और बच्चे को समझाएं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, बच्चा पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, तो आप उसे कहते हैं मैं बैंक जा रहा हूँ, तो कहते हैं ये बैंक क्या होता है, तो आपको उसकी परिभाषा देनी पड़ेगी। आप कहेंगे जहाँ पैसे जमा करवाए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर निकलवा सकते हैं, उस स्थान को बैंक कहते हैं। तो आपको परिभाषा देनी पड़ रही है, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं कचहरी, ठीक है, तो आपको इसकी परिभाषा देनी पड़ेगी। अगर समझाना चाहे तो आपको परिभाषा देनी पड़ेगी। और विज्ञान शब्द है तो आपको परिभाषा देनी पड़ेगी समझाने के लिए। ये परिभाषिक या तकनीकी शब्द कहे जाएंगे। इन शब्दों को पारिभाषिक शब्द इसीलिए कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ पूरी परिभाषा देकर, स्पष्टीकरण देकर ही समझाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कानून, बैंक, कचहरी है, किसी को विज्ञान है। अगर आप इसको बोल दें, किसी को भी समझाने का प्रयास करें कि मैं, अगर आप लेना चाहें कहीं कि मैं तो जीव विज्ञान पढ़ रहा हूँ, वो कहेगा कि ये जीव विज्ञान क्या होती है। अगर आप सेकंड के बच्चे को भी कहें कि मैं जीव विज्ञान पढ़ रहा हूँ, तो कहेगा वो क्या होता है जीव विज्ञान। तो आप उसे कहेंगे जिसमें जीवों की, एनिमल्स के बारे में जानकारी दी जाती है, वो जीव विज्ञान है, ठीक है ना। उसे समझाने के लिए उसको आपको परिभाषा देनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द। तो व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर भी शब्द दो प्रकार के हैं, एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। तो विकारी नाम से ही आपको क्लियर है, विकार यानी कि परिवर्तन हो जाना। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण परिवर्तन यानी कि बदलाव आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे आप लेते हैं, अगर आप लड़का ले रहे हैं शब्द, तो आप इसका रूप बदल सकते हैं, ठीक है ना। लिंग में अब लड़का है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बदल देंगे लड़की, तो रूप बदल गया। अगर आप वचन, एक वचन है लड़का, अगर इसका बहुवचन बनाना चाहे तो आप बना देंगे लड़के, तो ये बहुवचन भी बदल गया, यानी कि इसका रूप बदल गया। विकार माने परिवर्तन हो गया इसमें, ठीक है ना। अगर हम विशेषण शब्द लेते हैं, तो विशेषण में हम ले सकते हैं अच्छा, ठीक है ना, विशेषता पर चल रही है। लड़के के लिए हम अच्छा शब्द प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर कोई लड़की आ जाए कहेंगे हम वो लड़की बहुत अच्छी है, तो इसका रूप परिवर्तन हो गया। अगर एक लड़के के लिए आप शब्द प्रयोग करते हैं वो लड़का अच्छा है, तो एक वचन। अगर इसका बहुवचन भी बनाना चाहें तो आप कहेंगे कि वो जो लड़के खड़े हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, तो इसका रूप परिवर्तन भी हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा पढ़ना। मैं शब्द ले रही हूँ पढ़ना, तो आप कहेंगे इसका पढ़ भी बना सकते हैं, इसका भी रूप। क्रिया में तो आप काल में परिवर्तन कर सकते हैं ना, जैसे कह रहे हैं कि वो पढ़ चुका है, तो ये भूतकाल में, वो पढ़ेगा भविष्य में।
वो पढ़ रहा है, ठीक है ना, वर्तमान काल में हो गया। समझ आ गई होगी। तो इनका रूप बदला जा सकता है। सर्वनाम में भी बदल सकते हैं, मैं, हम, मेरा, रूप बदला जा सकता है। मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया, तब भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि मैं सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है, तुम के लिए तेरा, ठीक है, मैं के लिए हम, तो इसका रूप बदला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा अविकारी शब्द। अ मने नहीं, विकारी मने परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाएगा। जैसे आज, मैं आज खेल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं आज खेल रहा हूँ, मैं एक वचन है, तो आप इसका ये एक वचन ही आज का प्रयोग किया। लेकिन हम अगर ये देखना चाहें, मैं इसकी जगह, मैं की जगह हम प्रयोग कर लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे, हम आजो खेल रहे हैं, आजो, आप इसका बहुवचन बना लेंगे, नहीं, ये आपका गलत होगा। आजो शब्द नहीं बदलेगा, इसका रूप परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप लेना चाहें तो जैसे यहाँ पर लिया मैंने कल, तो आप इसका कल का रूप बदल नहीं सकते, ठीक है ना, आप इसका रूप बदल नहीं सकते। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, एक एग्जांपल ले लें आप, कोई भी एग्जांपल लेना चाहे, वह धीरे चलता है, ठीक है ना, वह धीरे चलता है, यहाँ लगा देते हैं हम, वह की जगह राम लगा देते हैं। तो मैंने लगाया राम धीरे चलता है, तो मैंने धीरे शब्द प्रयोग किया। अगर मैं राम पुल्लिंग है और इसकी जगह मैं अगर सीता लगा देती हूँ, तो क्या मैं इसकी जगह धीरे का धीरी कर दूँगी कि सीता धीरी चलती है? नहीं प्रयोग करूँगी। ये जैसा का जैसा शब्द है वैसा उसका परिवर्तन, रूप परिवर्तन नहीं होगा। तो अविकारी शब्द वे होते हैं जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता। तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा का एग्जाम्पल ले लिया था हमने, लड़का, लड़की। सर्वनाम का मैंने लिया था मैं, हम। विशेषण का मैंने लिया था अच्छा, अच्छी, ठीक है। क्रिया का मैंने एग्जाम्पल लिया था पढ़ या पढ़ता या पढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये रूप परिवर्तन हो जाता है इनमें। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के। सबसे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता पता चलेगी, ठीक है ना। क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता, तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वह तेज चलता है। वह मैंने एग्जाम्पल लिया, वह तेज चलता है। अब यहाँ क्रिया क्या हो रही है? चलना क्रिया है और उसकी विशेषता क्या है? तेज। तो ये क्रिया की विशेषता तो पता चल रही है। अगर मैं यहाँ मानती हूँ कि ये लड़का है और अगर मैं यहाँ लड़की का नाम लिख देती हूँ, किसी का भी नाम लिख देती हूँ कि राधा तेज चलती है, तो मैं राधा की जगह यहाँ पे क्या तेजी चलती है प्रयोग करूँगी? नहीं करूँगी। तो ये आम का इसका रूप परिवर्तन नहीं होगा। क्रिया की विशेषता बता रहा है लेकिन इसका रूप परिवर्तन नहीं होगा। अगला पॉइंट है संबंध बोधक। संबंध बोधक का मैं एग्जाम्पल अगर लेना चाहूँ तो मैं ये ले सकती हूँ, मेरे घर के सामने पार्क है। तो ये घर और पार्क का क्या है? संबंध है, ठीक है ना। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि का, के, की जहाँ पर भी प्रयोग हो जाएगा वो संबंध बोधक एग्जाम्पल होंगी। लेकिन आप मेरे घर के सामने पार्क है, ठीक है, और मैं अगर यहाँ पार्क आप देखेंगे तो कहेंगे कि पुल्लिंग है, लेकिन मैं यहाँ लगा देती हूँ मेरे घर के सामने नदी है, तो मैं क्या इसका रूप परिवर्तन करूँगी? मेरे घर के सामने ही नदी है। सामने प्रयोग नहीं होगा, सामने का सामने ही रहेगा, ठीक है। का, के, की का प्रयोग होगा संबंध बोधक। अगला है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का एग्जाम्पल ये लेंगे, राम और श्याम खेलते हैं, तो 2 संबंध हो गया। या मैं इसका एग्जाम्पल 2 शब्दों को जोड़ रहा है, या मैं ये ले सकती हूँ, राम खेलता है या मोहन खेलता है और राधिका नाचती है। मोहन खेलता है और राधिका नाचती हैं, ये 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये समुच्चय बोधक का एग्जाम्पल है, लेकिन मेरा परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगला एग्जाम्पल विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है? जैसे शोक, घृणा, हर्ष,
इनके लिए जो शब्द निंदा, प्रशंसा, इनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे शोक के लिए हाय राम, ये क्या हो गया, हाय, तो ये विस्मयादि बोधक है, ये इसका रूप बदलेगा नहीं। नेक्स्ट है निपात। निपात क्या होते हैं, जिसमें किसी बात पर बल देने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं ही जाऊंगा, कहीं पापा जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि पापा मैं भी जाऊंगा, तो आप भी लगा देंगे, तो मैं पर बल देने के लिए कि मैं भी जाऊंगा, तो भी का जो प्रयोग किया है वो निपात होते हैं, जिसमें किसी शब्द पर जोर देने के लिए आप जिनका प्रयोग करते हैं वो निपात कहलाते हैं। तो निपात ही भी, जैसे मुझे भी 500 रुपये चाहिए, तो मुझे पर बल दिया गया, मुझे पर बल देने के लिए भी का प्रयोग किया आपने। नेक्स्ट है हमारा अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर हम करने जा रहे हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, जिसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं आप, ठीक है ना। तो विलोम शब्द ये 4 प्रकार के होते हैं। तो क्या परिभाषा है, प्रत्येक शब्द का एक मूल अर्थ अवश्य होता है, जिसे हम मुख्यार्थ या मूलार्थ कहा जाता है। ठीक है ना, प्रत्येक शब्द का एक अर्थ अवश्य होगा। कोई भी शब्द उठा लीजिए, उसका एक अर्थ अवश्य ही निकलेगा। ठीक है ना, तो जिसे हम मूलार्थ या मुख्यार्थ कहेंगे। लेकिन समाज, संस्कृति, संदर्भ या वक्ता की मानसिक स्थिति के कारण शब्दों के अन्य अर्थ भी प्राप्त होते हैं। किसके कारण, समाज के कारण, संस्कृति के कारण, संदर्भ के कारण, या बोलने वाले के कारण, या किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति के कारण उसके अनेक अर्थ भी प्राप्त हो जाते हैं। तो हम इन्हें कितने भागों में बांट सकते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्द में। ठीक है, सबसे पहला है एकार्थी। वे शब्द इस कोटि में आते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता। ठीक है, जैसे मोहन, सोहन, महात्मा गांधी, जनवरी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले जितने भी शब्द होंगे वो एकार्थी होंगे। लाल किला, तो लाल किला का अर्थ एक ही है कि रेड फोर्ट के लिए प्रयोग किया गया है। ताजमहल, तो ये क्या हो गया, ताजमहल के लिए ही प्रयोग किया गया है। गंगा, गंगा नदी के लिए ही प्रयोग किया, तो एक ही अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले जितने भी शब्द होंगे वो एकार्थी होंगे। आगे है अनेकार्थी, अनेक अर्थ देने वाले। वे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चे, आम, मैं आम शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ। आम शब्द के अनेक अर्थ निकल सकते हैं, और वो भी किसके हिसाब से, देखिए अगर मैं लेती हूँ इसका प्रयोग करती हूँ बच्चे आम खा रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि बच्चे क्या खा रहे हैं, एक फल खा रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं अगला एग्जांपल लेती हूँ, महंगाई में आम आदमी को परेशानी है। महंगाई के कारण किसको परेशानी है, आम आदमी को, यानी कॉमन व्यक्ति को परेशानी हो रही है। या ये ले सकते हैं, सोने को खरीदना आज आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आम मीन्स सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हमारा शब्द एक आम है लेकिन अर्थ हमारे अलग अलग दे रहे हैं, तो ये अनेकार्थी हो गया। आपका समझ आ गए होगे। अगर आप लेना भी चाहें तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, सोना पाकर भी क्या सुख से सोना होगा। तो यहाँ सोना शब्द का अर्थ एक ज्वेलरी, गोल्ड के लिए आया, और दूसरा अर्थ हम लेना चाहें नींद के भी लिए ले सकते हैं। ठीक है ना, नींद के लिए भी लिया जा सकता है कि गरीब के पास कहाँ सोना, गरीब के पास कहाँ सोना, यानी गरीब व्यक्ति के पास ना तो नींद है, ठीक है, और ना ही उसके पास कोई सोना है। समझ आ गया होगा। तो परिस्थिति के हिसाब से इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अगला है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। जो शब्द किसी शब्द का समान अर्थ प्रकट करते, एक ही अर्थ प्रकट करते, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची, ठीक है, जैसे आग के लिए हमने प्रयोग किया अग्नि, पावक, ज्वाला। ठीक है, आप नदी का ले ले, किसी का भी ले ले, तो आप ले सकते हैं सरिता, तरनी, ताला, किसी का भी ले सकते हैं। आँख का लेते हैं, आप कहते हैं नेत्र, चक्षु, नयन। तो विलोम शब्द, जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उल्टे शब्द प्रकट करेंगे, जैसे अंधेरा, उजाला, ऊपर, नीचे। ठीक है ना, सत्य, असत्य, सच, झूठ। तो ये उल्टा अर्थ प्रकट करेंगे, विपरीत अर्थ प्रकट करेंगे, उन्हें विलोमार्थी या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है।